हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का ईपीएल का मैच वुल्व्स और एवर्टन के बीच में। ये मैच होने जा रहा है मोलिन्यू स्टेडियम, वुल्वरहैम्पटन का जो होम ग्राउंड है। वुल्वरहैम्पटन को हम वुल्व्स बोलेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। इस मैच की वीडियो अपलोड होने के बाद हार्डली 1 घंटा का वक्त शायद रह जाएगा आपके पास लाइनअप आने तक। तो करंट पोजीशन की बात करें, वुल्वरहैम्पटन अभी छठे स्थान पर है और एवर्टन है 12th पोजीशन पर। मिसिंग न्यूज़ की बात करें, वुल्वरहैम्पटन की तरफ से कोई मतलब परमानेंटली आउट तो नहीं है, मतलब इंजर्ड कुछ नहीं, कोई नहीं है, लेकिन कुछ प्लेयर्स डाउटफुल हैं। उनमें से अदामा ट्रायोरे और पेद्रो नेटो हैं जो कि डाउटफुल हैं आज के मैच में। एवर्टन की तरफ से कुछ प्लेयर्स इंजरी लिस्ट पर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान इनके लिए नहीं होने वाला है इन सब प्लेयर्स का ना रहना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, एवर्टन अपने घर पे पिछले 11 होम मैचेस में अनबीटन है। ठीक है, भले ही वो ना जीत पाए हों लेकिन हारे भी नहीं हैं। वुल्व्स आर 12th व्हेन इट कम्स टू होम मैचेस, मतलब होम मैचेस की जब बात आती है तो वुल्वरहैम्पटन का खाता काफ़ी नीचे आ जाता है, मतलब छठे से बिल्कुल 12th पोजीशन पर आ जाती है। एवर्टन का भी अवे रिकॉर्ड उतना सही नहीं है, जिसका आप देख सकते हैं। इन लास्ट 3 एनकाउंटर्स इन दिस राउंड वुल्व्स नेवर वन अगेंस्ट एवर्टन, मतलब पिछले जो 3 होम मैचेस खेली है वुल्वरहैम्पटन की टीम अगेंस्ट एवर्टन, वो एक भी मैच पे जीत नहीं पाई है। और इनमें से 2 में तो उन्होंने गोल भी नहीं करा है। हालांकि वो काफ़ी पुराना मैच है और तब का वुल्वरहैम्पटन वंडरर्स और अब का वुल्वरहैम्पटन वंडरर्स काफ़ी अलग है। तो इससे पहले कि इन दोनों टीमों की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, जो चीज़ें इन दोनों टीमों के बारे में बताना ज़रूरी है। एक तो ये कि दोनों ही टीम काफ़ी अग्रेसिव फुटबॉल खेलती है। ठीक है, अटैक पे कॉन्सेंट्रेशन देते हैं दोनों ही टीमें। डिफेंसिव क्वालिटीज़ मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं पॉजिटिव कहूँगा। एवर्टन फिर भी डिफेंसिवली अच्छी टीम है। ठीक है, उनके डिफेंडर्स को आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखेंगे, लेकिन गोल ये कहीं ना कहीं से कंसीड कर ही लेते हैं। दोनों टीमों के प्लेइंग स्टाइल की बात करें, एवर्टन जनरली विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे विंगर्स जैसे हैं, उसी तरह से अच्छे फुल बैक्स भी हैं। और इनके जो अटैकर्स हैं ये भी काफ़ी विंग पे जाके ऑल्टरनेट करते रहते हैं अपने साइड्स को। और पोजीशन के बारे में एवर्टन ज़्यादा पोजीशन रखती नहीं है। वुल्वरहैम्पटन वंडरर्स की बात करें तो जनरली ये सेंटर से अटैक करने की क्षमता रखते हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विंग प्ले ये करते नहीं हैं। हालांकि कभी कई कभार इनके दोनों जो विंग बैक होते हैं ये काफ़ी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं मैच पर। सेट पीस में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके पास मतलब इंडिविजुअल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिसके ऊपर डिपेंड करके कई मैचेस निकाल लेते हैं। डिफेंस इनका उतना सही नहीं है, सही बताऊं तो ये मैच में गोल काफ़ी कंसीड कर लेते हैं, लेकिन गोल वापस करने का स्ट्रेंथ इनके पास काफ़ी अच्छा है। आखिरी जो हेड टू हेड मैचेस हुआ था, मैं 3 मैचेस आपको दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको काफ़ी सिमिलर नजर आएंगी, क्योंकि ये तीनों ही मैचेस सेम कोचेस रहे हैं दोनों टीमों के। आखिरी मैच में एवर्टन को हरा दिया था वुल्वरहैम्पटन ने 3-2 से, तो गोल फेस्ट हुआ था यहाँ पर। नहीं, माफ़ करना, एवर्टन यहाँ पर जीत गई थी 3-2 से। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकेंगे रिचार्लिसन के 2 गोल थे। जैसा मैंने बताया कि एवर्टन विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती है, तो दोनों विंगर्स ने यहाँ पर गोल करा। असिस्ट के मामले में भी फुल बैक का असिस्ट आपको दिख जाएगा, साथ में सिगर्टसन और कीन के असिस्ट रहे थे। डिफेंसिव आप देख सकते हैं, डिफेंस खराब नहीं था एवर्टन का, डिस्पाइट दैट इन्होंने 2 गोल कंसीड करे थे। दूसरी तरफ से अगर वुल्व्स की बात करें तो उनके डिफेंस में बहुत ज़्यादा एरर था। डिफेंस वैसे भी खराब फुटबॉल ही खेला था, एक प्लेयर रेड कार्डेड भी हो चुके थे, लेकिन मिडफील्ड से इनका काफ़ी काम चल रहा था। एक मिडफील्डर ने गोल भी करा और सेंट्रली जो सेंट्रल स्ट्राइकर है इनके, इन्होंने भी गोल करा था, जो कि आपको एवर्टन की तरफ से देखने को नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं दोनों टीमों का स्लॉपी डिफेंस था रिपोर्ट में। एवर्टन बेटर टीम थी, उनके पास डिफेंस भी अच्छा था, विंग प्ले भी अच्छा करा था। एवर्टन की तरफ से दोनों विंगर्स ने गोल करा, सेट पीस से भी दोनों टीमों ने गोल करा। एक चीज़ जो इस फिक्सचर में आपको काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है, मैं आगे सारी जो एनालिसिस जब करूँगा तभी आपको समझ आएगा। ओवरऑल एवर्टन उतना ज़्यादा पोजीशन रखती नहीं है, लेकिन इस फिक्सचर में 3 मैच में आपको दिखाऊंगा उनमें से 2 बार उन्होंने पोजीशन रखा हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि इनके पास बहुत बड़े बड़े पासर्स नहीं हैं, तो पोजीशन रखे ना रखे उतना ज़्यादा वैरी करता नहीं है, लेकिन मैच में चेंजेस आ सकते हैं इसके ऊपर डिपेंड करके, तो वही आपको देखने को मिलेगा। एवर्टन ने यहाँ पर पोजीशन रखा था। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर हम बात करें, रिचार्लिसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी ये काफ़ी अच्छा पोजेस करते हैं, क्योंकि अपने करियर के शुरुआत में ये फुल बैक हुआ करते थे, तो इसके लिए डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी आपको इनकी अच्छी नजर आ जाएगी। उसके बाद वो भी, और एवर्टन ने यहाँ पर क्योंकि पोजीशन रखा था तो उनके मिडफील्डर डेल्फ और गोमेस का यहाँ पर पासेस आपको दिख जाएगा।
सिगर्टसन जो कि इनकी मिडफील्ड में सबसे अटैकिंग मोड में रहते हैं। जनरली एवर्टन मिडफील्ड डिपेंडेंट फुटबॉल तो खेलती नहीं है, ये मैंने पहले आपको बताया, लेकिन फिर भी मिडफील्डरों में से सिगर्टसन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेट पीस लेते हैं, पेनल्टी भी लेते हैं, और उसके बाद नेवेज वुल्व्स की तरफ से दोनों ही सेट पीस लेते हैं। क्योंकि सेकेंड लास्ट मैच फिर से आपको गोल फेस्ट देखने को मिलेगा, फिर से दोनों टीम के मिलाकर बने 4 गोल। वुल्व्स की तरफ से फिर से मिडफील्डर में से एक गोल, नेवेज का ये गोल था, जिमेनेज फिर से यहाँ पर गोल था। एवर्टन की तरफ से दोनों ही गोल किया सेम बंदे ने। फिर से अगर आप नोटिस करोगे तो एक प्लेयर डाउन हो चुका था एवर्टन के डिफेंस से, फिर भी उनका डिफेंस उतना बुरा नहीं था, ठीक है। और अगर हम वुल्व्स की तरफ से देखें तो उनका डिफेंस तो खराब था ही, मिडफील्ड से वो काम करते हैं, मिडफील्ड यहाँ पर सही परफॉर्मेंस कर रहा था, तो इसीलिए 2-2 गोल हुए। एवर्टन यहाँ पर भी बेटर टीम थी, लेकिन एक रेड कार्ड और पॉजिटिव नंबर 9 का एक इशू इनके लिए जो रहता है यहाँ पर रहा, और इसीलिए वो जीत नहीं पाए। एवर्टन ने फ्लैग का इस्तेमाल किया। वुल्व्स का होल्डिंग मिडफील्ड यहाँ पर बेटर था, फिर से सेट पीस से गोल किया एवर्टन ने। वुल्व्स के पास यहाँ पर पोजीशन, तो जब भी वुल्व्स के पास पोजीशन आ गया, आप देख सकते हैं एवर्टन ने पिछले मैच पोजीशन रखा था, हार्डली हाईएस्ट पासेस जो रहे थे वो थे 64 पासेस डेल्फ के, लेकिन जब वुल्व्स ने पोजीशन रखा था पासेस देखिए 91 पासेस रूबेन नेवेस, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बहुत सारे पासिंग के ये पॉइंट आपको दे सकते हैं, 3.5+ पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रूबेन नेवेस से सिर्फ पासिंग के लिए। बाकी क्रॉसेस, असिस्ट, गोल्स तो अलग हैं। उसके बाद बॉली बेनेट 68 पासेस, और पासिंग एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी। उसके बाद यहाँ से आपको डिफेंसिव क्वालिटीज में बॉली का नाम दिख जाएगा, बेन्स, कोलमैन, ये सब कुछ प्लेयर्स थे, और रिचार्डसन फिर से आप देख सकते हैं टैकलिंग के मामले में काफ़ी आगे रहते हैं ये, और बेन्स का सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, ये भी सेट पीस वगैरह लेते हैं, लेकिन आज के मैच में साथ खेलेंगे नहीं। आखिरी मैच यहाँ पर एवर्टन को हरा दिया था, और क्या किया था, दोनों जो विंग हैं इनको कर दिया था ब्लॉक। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेशन भी अलग करने का कोशिश किया था एवर्टन ने, मिडफील्ड डिपेंडेंट फुटबॉल खेलने का कोशिश किया, जो कि उनकी स्ट्रेंथ होती नहीं है, और अगेंस्ट वुल्व्स जो कि खुद ही एक मिडफील्ड स्पेशलिस्ट टीम है, तो ये हुआ नहीं, तो सब कुछ मतलब गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर वुल्व्स ने पूरी तरह से मिडफील्ड को जकड़ लिया। आप देख सकते हैं 3 में से 2 गोल सेंट्रल मिडफील्ड ने बनाए, और फिर से राहुल जिमेनेज का गोल, मतलब तीनों ही पिछले हेड टू हेड मैचेस में राहुल जिमेनेज ने गोल करा है। और यहाँ पर भी आपको रूबेन नेवेस का गोल दिखेगा, साथ में डेंडोनकर और माउंटिन्हो ने यहाँ पर असिस्ट बनाया था। डिफेंस यहाँ पर भी बुरा ही था, आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो स्ट्रेंथ है उस पर ही पूरी तरह से खड़ा उतरी थी उसकी टीम। उसने फिर से मिडफील्ड में डोमिनेट करा, सारे गोल्स वहीं से बने। एवर्टन ने यहाँ पर फिर से पोजीशन रखा था। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे, फिर से रिचार्डसन के टैकल्स आपको दिख जाएंगे, साथ में डेंडोनकर, सिगुर्सन के क्रॉसेस, और पासेस के मामले में रॉय कीन जो है, रॉय कीन नहीं, जो सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं एवर्टन की तरफ से। उसके बाद गोमेस और डेविस, तो ये कुछ प्लेयर्स थे। तो हेड टू हेड से एक चीज़ तो आपको क्लियरली समझ आ रही है कि एवर्टन विंग से कंट्रीब्यूट कर रही है, उनके गोल्स वहीं से आ रहे हैं, और वुल्व्स की टीम मिडफील्ड से, ठीक है। एवर्टन ने एक ही मैच में थोड़ा सा अलग हट के कुछ करने की कोशिश किया था, और पूरी तरह से वहाँ पर हरा दिया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अभी तक हम इस फिक्सचर में गोल फेस्ट देख रहे हैं, और आज के मैच में भी आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैसे मैं आगे आपको क्लियरली समझाता हूँ। दोनों ही टीमों के डिफेंस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हमने पिछले 3 मैचों में शायद 2 या 3 रेड कार्ड होते हुए भी देखा है डिफेंस से। एवर्टन का डिफेंस कंपैरेटिवली बेटर रहता है, लेकिन गोल्स का चाहे वो खाए या नहीं खाए, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर रहता है। मिडफील्ड वुल्व्स का बेटर रहता है, अटैकिंग थर्ड बेटर रहता है एवर्टन का। नंबर 9 का इशू एवर्टन की तरफ से है, जो कि वुल्व्स की तरफ से बिल्कुल भी ये इशू नहीं है। उनके नंबर 9 जो है राहुल जिमेनेज, कॉन्सिस्टेंटली उन्होंने तीनों ही मैच में गोल करे हुए हैं, ठीक है। और पोजीशन के मामले में एवर्टन भले ही 3 में से 2 बार उन्होंने पोजीशन रखा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े पासर्स उनके पास नहीं है, जो कि वुल्व्स की तरफ से हैं, और ये चीज़ आपको आगे और क्लियर हो जाएगी। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें, आर्सेनल ने यहाँ पर हरा दिया था, ठीक है। फिर से आप देख रहे हैं कि बहुत ही बुरा डिफेंडिंग, मिडफील्ड में फिर से ठीक ठाक परफॉर्मेंस मैं कहूँगा, बहुत बढ़िया कुछ नहीं। ये जो दोनों विंग बैक्स हैं, ये कई कबार विंग पे भी स्पेट करते रहते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं है। बीच बीच में कुछ एक आध गोल उन्होंने करा हुआ है। आर्सेनल ने कहाँ से हिट किया, आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी यहाँ पर विंग का ही इस्तेमाल किया था। राइट साइड से सैका, यहाँ से ओबामियांग भी खेल रहे थे, ठीक ठाक खेला था। टियरनी जो विंग बैक है, इन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था, गोल वगैरह हालांकि नहीं कर पाए थे, तो साका ने यहाँ पर गोल करा था। तो फिर से आपको दिख जाएगा ऑफुल डिफेंडिंग। आर्सेनल ने मिडफील्ड को कंपोज कर लिया था, वुल्व्स ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, तो जैसे पोजीशन आ गया, अब इनके पासर्स देख लीजिए। रूबेन नेवेस सबसे पहले, उसके बाद साइस, कोडी, ये सब कुछ पासर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ट्रायोरे के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस। नेक्स्ट मैच टॉटनहैम होगा, ये टॉटनहैम के अगेंस्ट में यहाँ पर 3-2 से जीत हासिल करा था। क्या हुआ था,
टॉटनहम का यहाँ पर सेकंड टीम था, ठीक है, आप मतलब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी विंग का इस्तेमाल हुआ था। राइट विंग बैक ने यहाँ पर गोल करा था और साथ में लेफ्ट विंगर बर्गविंग ने गोल करा था। राइट विंगर ने भी सही काम करा था, गोल हालांकि नहीं किया था उन्होंने, लेकिन सेंट्रली जो स्ट्रेंथ होती है वुल्व्स की उसको पूरी तरह से जकड़ लिया था, ठीक है, रूबेन नेवेस और मोटिन्यो ने, जहाँ से गोल किया था दोनों सेंट्रल स्ट्राइकर ने, और एक गोल यहाँ पर डोहर्टी ने करा था जो कि राइट विंग बैक खेल रहे थे। जनरली विंग से मैंने कहा ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हुआ था। और डिफेंस एज यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड खराब। वुल्व्स ने यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी करी थी, विंग बैक्स ने कंट्रीब्यूट अच्छा करा था। टॉटनहम ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, तो ज़्यादा कुछ आपको पासेस नहीं देखने को मिलेंगे। मोटिन्हो के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस। आखिरी मैच वेस्ट हैम के अगेंस्ट में यहाँ पर 2-0 से जीत, क्लियर जीत है, तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि वुल्व्स का स्ट्रेंथ वगैरह क्या है। फिर से आप देख सकते हैं डिफेंस यहाँ पर गोल हालांकि कंसीड नहीं किया था, लेकिन फिर भी बहुत सही परफॉर्मेंस नहीं मैं कहूँगा। मिडफील्ड कमाल का रहा है, रूबेन नेवेस मोटिन्हो कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस करे जाते हैं मिडफील्ड से। दोनों विंग बैक्स ने भी यहाँ पर ठीक ठाक कंट्रीब्यूट करा। डोहर्टी कॉम्पैरेटिवली बेटर रहते हैं, यहाँ पर कभी कभार विराग्रे भी खेलते हैं, लेकिन जो भी खेलेंगे इस साइड से कंपैरेटिवली बेटर कंट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं। बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ मुझे क्वालिटी नज़र नहीं आती है। और फिर से जिमेनेज़ का गोल, और बेंच से आकर पेड्रो ने गोल करा था, यहाँ पर खास कुछ है नहीं। तो फिर से यहाँ पर वुल्व्स ने पोजीशन रखा। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में साइज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये, टैकलिंग के पॉइंट दे सकते हैं, पासिंग के पॉइंट दे सकते हैं, लॉन्ग रेंज काफ़ी अच्छा है इनका। तो मुझे लगता है डिफेंसिव क्वालिटी में से, डिफेंडर में से अगर आपको लेना है तो साइज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। उसका जॉनी कैस्ट्रो यहाँ पर है। पासेस के बाद में रूबेन नेवेस हमेशा आपके साथ रहते हैं, और साइज, ये दो नाम आपको हर जगह पर दिख जाएंगे। मोटिन्हो के क्रॉसेस। तो ये है वुल्व्स आपके लिए मिडफील्ड डिपेंडेंट फुटबॉल खेलते हैं। दोनों विंग बैक्स इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा। सेंट्रल ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिफेंस की बात जितनी कम करे उतनी ही बेहतर, लेकिन सेंट्रल इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेट पीस से काफ़ी अच्छे हैं, और जनरली पोजीशन रखते हैं, तो पासेस के पॉइंट तो इनके तरफ से आपको मिल ही जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। एवर्टन की बात करें, क्रिस्टल पैलेस को उन्होंने हराया, और जो चीज़ हमने हेड टू हेड में देखी वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोनों विंगर्स ने कमाल का कंट्रीब्यूट करा, बर्नार्ड और वॉलकॉट। और रिचार्लिसन जो है ये स्टार्ट करते हैं स्ट्राइकर के तौर पर, लेकिन है जनरली विंगर, तो ये कभी भी विंग पे चले जाते हैं, और ये इसीलिए इतना सफल हो पाते हैं एवर्टन के मतलब स्टाइल ऑफ प्ले के साथ में कैल्वर्ट-लुइन का भी गोल। डिफेंस यहाँ पर भी ठीक ठाक था। एक गोल जो कंसीड किया वो गोलकीपर पिकफोर्ड की गलती की वजह से, नहीं तो वो भी कंसीड नहीं करना पड़ता। दोनों विंगर ने कमाल कंट्रीब्यूशन करा। एवर्टन ने पोजीशन नहीं रखा, आप देख सकते हैं, फिर से सेट पीस से गोल, और डिग्ने और स्नाइडर के टैकल्स। नेक्स्ट मैच आर्सेनल से यहाँ पर हारना पड़ा था 3-2 गोल से। आर्सेनल ने यहाँ पर ओबामियांग के एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के ऊपर ही जीता था। ये ओबामियांग आपको पता ही होगा अगर आप आर्सेनल के मैचेस देखते हैं, वो जनरली विंगर नहीं है, ठीक है, उस तरह से विंग पे स्ट्रेट नहीं करते हैं, वो भी सेंट्रली ही आते हैं। तो जो चीज़ आपने हेड टू हेड में देखा वही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। आपने देखा कि आर्सेनल के साथ वुल्व्स में भी खेला था, लेकिन वहाँ पर विंगर ने गोल करा था, लेकिन यहाँ पर गोल किया ओबामियांग ने 2 और सेंट्रल स्ट्राइकर एनकेतिया ने 1, ठीक है। मतलब सेंट्रली जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन आप समझ सकते हो। साथ में सेंट्रल मिडफील्ड भी यहाँ पर ठीक ठाक था। एवर्टन ने कहाँ से हिट किया, फिर से वही बंदा रिचार्लिसन, और कैल्वर्ट-लुइन का यहाँ पर गोल आया है। कैल्वर्ट-लुइन भी काफ़ी ऊपर नीचे करते रहते हैं, और ये सबसे अच्छी जो इनकी एबिलिटी है वो है क्रॉसेस में ये बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर विंग से क्रॉसेस वगैरह आते हैं तो ये कई कबार गोल्स वगैरह करने में सक्षम होते हैं। डिफेंस में यहाँ पर एरर्स वगैरह थे, यहाँ पर खास कुछ है नहीं। आर्सेनल ने यहाँ पर पोजीशन रखा, मतलब फिर से एवर्टन के पास पोजीशन नहीं, फिर से यहाँ पर एवर्टन ने सेट पीस से गोल किया। तो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है वो सेट पीस में, ये तो आप समझ ही सकते हो। बेंच के सबसे ज़्यादा टैकल्स आर्सेनल ने लेफ्ट साइड का इस्तेमाल किया था ज़्यादा इस मैच पर, जहाँ से आपने देखा ओबामियांग ने 2 गोल मारे। पोजीशन नहीं था एवर्टन के पास, फिर भी मीना और हॉलगेट जो दोनों सेंट्रल डिफेंडर्स हैं उनके पास आपको दिख जाएंगे। बेंच के फिर से सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, साथ में रिचार्लिसन। और आखिरी मैच साउथहैम्पटन किया केस में, यहाँ पर वो हार भी सकते थे, तो ऐसा क्या कर दिया था साउथहैम्पटन ने कि यहाँ पर एवर्टन बल्कि जीत तो पाई नहीं बल्कि हार भी सकती थी। तो यहाँ पर आप जो देख पाएंगे कि दोनों जो विंगर्स थे उनको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था दोनों फुल बैक्स ने, ठीक है। तो विंग प्ले जो उनका होता है पूरी तरह से हो चुका था फ्लॉप, आप देख सकेंगे, और वहीं पर उनका काम हो गया ख़त्म। मिडफील्ड तो साउथहैम्पटन का ठीक ठाक रहता ही है, उसका इस्तेमाल उन्होंने करा। फिर भी रिचार्लिसन ने गोल कर दिया था, इनके यहाँ पर असिस्ट निकाला था डिग्ने ने, और यहाँ पर खास कुछ नहीं है। सेट पीस से फिर से यहाँ पर इफेक्टिव रहे थे, गोल हालांकि नहीं हुआ था। साउथहैम्पटन ने फिर से पोजीशन रखा, फिर से एवर्टन के पास पोजीशन नहीं।
रिचर्डसन का ड्रॉ किया फाउल और डीनिये क्रॉसेस। तो ये है एवर्टन आपके लिए पूरी तरह से विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती है, डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल ही आप कह सकते हैं, ज़्यादा डिफेंस के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। लेकिन अगर इनके विंग को आप ब्लॉक कर पाते हैं तो इनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, ये आपने देखा। इनके अगेंस्ट अगर आपको कुछ करना है तो सेंट्रली करना पड़ता है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इनके अगेंस्ट सेंट्रल स्ट्राइकर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेट पीस में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कई बार सेट पीस से गोल उन्होंने करा भी हुआ है और सेट पीस हासिल भी काफ़ी कर लेते हैं। तो ये है उनकी स्ट्रेंथ। डिफेंस ठीक ठाक है लेकिन गोल कंसीड कर लेते हैं, यही एक इनके लिए दिक्कत है। पोजीशन ज़्यादा रखते नहीं है तो पासिंग से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आप इनसे उम्मीद नहीं रख सकते हैं। सेट पीस टेकर्स की बात करें, उल्स के होकर नेवेस जिमेनेस आपको पेनल्टी लेते हुए दिखेंगे और नेवेस और मुटिन्हो फ्री किक में आते हैं। एवर्टन की तरफ से सिगर्टसन पेनल्टी में आते हैं, साथ में बेंस और कैल्वर्ट लिविन भी कभी कभार ले लेते हैं और फ्री किक में भी सिगर्टसन, डीनिये और रिचार्लिसन। स्टैट्स की बात करें तो जिमेनेस हाईएस्ट गोल स्कोरर है उल्स के होकर, उसके बाद जोटा और यहाँ पर रिचार्लिसन और कैल्वर्ट लिविन जो दोनों हाईली सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं। असिस्ट के मामले में ट्रायोरे जो कि शायद आज के मैच में नहीं खेलेंगे, उसके बाद मुटिन्हो और जिमेनेस फिर से, और यहाँ पर दिग्निये और सीटीवी का नाम दिख जाएगा, दोनों जो फुल बैक्स हैं। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम के पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। एवर्टन की तरफ से वॉलकॉट और गॉर्डन, ये दोनों विंग पे स्ट्रेट करेंगे। वॉलकॉट बहुत ज़्यादा खतरनाक एक विंगर हैं, काफ़ी एज हो चुकी है इनकी, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इनका आप कह सकते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी लीथल विंगर हैं, गोल स्कोर करने का एबिलिटी इनके पास अभी भी है। सिगर्टसन सबसे इंपॉर्टेंट मिडफील्डर हैं अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए एवर्टन की तरफ से, और यहाँ पर कोलमैन और डीनिये होंगे आपके लिए फुल बैक। इनमें से डीनिये का स्टैटिस्टिक्स वगैरह और रीसेंट फॉर्म वगैरह अटैकिंग वाइज काफ़ी अच्छा है। उल्स की तरफ से अगर बोला जाए तो साइस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, पासिंग के पॉइंट्स निकाल सकते हैं और कभी भी ये मिडफील्ड में भी आ जा सकते हैं, लॉन्ग रेंजर भी काफ़ी अच्छे ले लेते हैं। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंडर उल्स की तरफ से साइस ही होंगे। उसके बाद दोनों विंग बैक्स तो ये खेलेंगे लेकिन मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इनसे नहीं है। रूबेन नेवेस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पासिंग के पॉइंट्स देते रहते हैं, असिस्ट पोटेंशियल, गोल स्कोरिंग पोटेंशियल, लॉन्ग रेंज सब कुछ इनके पास है। और उसके बाद जिमेनेस और जोटा। अभी मैं आपको ड्रीम 11 की टीम जब दिखाऊंगा ना बना के, तब आपको एक चीज़ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, वो क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और किस तरह से आप हाल में सोच सकते हो। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो स्पॉट रखे हैं, एक है गोलकीपर का, आप चाहे तो किसी को भी पिक कर लो, मुझे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पर, और डिफेंडर का एक, वहाँ पर भी मुझे ज़्यादा कोई वेरिएशन नज़र नहीं आ रहा है, आप किसी को भी ले सकते हो जिसको आपको लगे अच्छा। तो जो मैंने कहा कि एवर्टन की तरफ से जो विंगर्स मेरे को चाहिए वो मैंने यहाँ पर रखा है, आप देख सकते हैं। रिचार्लिसन मेरे लिए हैं, वॉलकॉट हैं, सिगर्टसन सेंटर मिडफील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, और डीनिये एज ए फुल बैक। अगर आप चाहो एक और फुल बैक ऐड कर सकते हो कोलमैन के रूप में, जो एवर्टन की तरफ से आपके लिए ऑप्शन होंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक रिस्क लिया है, आप देख सकोगे कि यहाँ पर कैल्वर्ट लुइन का 63% सिलेक्शन है और इन्हीं को लोग रखेंगे ओवर डिएगो जोटा। तो मैंने जोटा को क्यों रखा है, जैसा मैंने बताया कि एवर्टन के उल्स की तरफ से मुझे सेंट्रली प्लेयर्स चाहिए। रूबेन नेवेस इसी कारण की वजह से है, मुटिन्हो इसी कारण की वजह से है, राउल जिमेनेस इसी कारण की वजह से है, और डिएगो जोटा भी इसी कारण की ही वजह से है, ठीक है। तो यही एक सिलेक्शन है जो आपको करना है। अगर आप थोड़ा सा अलग हट के कुछ कहना चाहते हो, देखो 11% सिलेक्शन है, हो सकता है लाइनअप आने के बाद 20 हो जाए, लेकिन इनको लोग कम लेंगे, ठीक है। कैल्वर्ट लुइन को ही ज़्यादा लेंगे, मैं किसी भी तरीके से कैल्वर्ट लुइन को कम नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि इस फिक्सचर में मैंने यही नोटिस करवाया है आपको, और मैंने भी नोटिस किया है कि एवर्टन पूरी तरीके से विंग से ही उनका काम चलता है, और जनरली जो विंग पे खेलते हैं उनके ही पास गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आते हैं। डिएगो जोटा भले ही उन्होंने एक भी गोल नहीं करा है, लेकिन क्योंकि सेंट्रली हैं और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइकर हैं उसकी तरफ से, भले ही बहुत सारे गोल्स उन्होंने नहीं करे हों, क्योंकि बाकी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि ये गोल वगैरह कर लेते हैं, तो इसीलिए इनका रोल उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छे फॉर्म पर है, फॉर्म का भी कोई लोचा इनके साथ नहीं है, तो यही इसीलिए मैंने ये करा है। अगर आप चाहो तो डिएगो जोटा के जगह पर आप इनको ले सकते हो, कैल्वर्ट लुइन को। इससे क्या होगा कि आपके पास सिर्फ 16 क्रेडिट बच जाएंगे दोनों प्लेयर्स को लेने के लिए, इससे आपके लिए एक क्रेडिट भी मैनेज हो जाएगा। अगर डिएगो जोटा एक असिस्ट भी निकाल लेते हैं और सिर्फ कैल्वर्ट लुइन सिर्फ एक गोल करके निकल जाते हैं, तो भी ये डील आपके लिए मतलब फ़ायदे का हो सकता है। रिस्क होगा लेकिन बनता है, क्यों, लॉजिक है, और वो मैंने समझा दिया है आपको। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी अपडेट वगैरह वहाँ पर आती रहती है, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज वगैरह हो तो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।